जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी 4 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास में हम मूल विधि और भारतीय संविधान अर्थात पॉलिटी के क्वेश्चनों को कवर करते हैं, जिसमें से टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। इन 50 क्वेश्चनों में जिसमें आपके 25 मूल विधि के और 25 जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और भैया, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आज की ये दूसरी क्लास होगी हमारी। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है। चोरी, हत्या, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या दहेज हत्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। यही जो है आईपीसी का दंडनीय अपराध है। इसमें पहले से तैयारी जिसकी की जा सके, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में दिया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामले में दिया जा सकता है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में जो है ये कहा गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में चोट को परिभाषित किया गया है। तो बता दें, आईपीसी की धारा जो है 319 में जो है चोट को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 141 धारा के अंतर्गत जो है विधि विरुद्ध जमाव को जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। तो बताइए दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा। ऑप्शंस कह रहा है जंगम संपत्ति की रक्षा में, अगला कह रहा है लोक सेवक द्वारा किया गया, अगला कह रहा है आपराधिक अत्याचार को रोकने में, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में जो है आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं किया जाएगा। जंगम संपत्ति की रक्षा में, लोक सेवक द्वारा किया गया कोई कार्य, और आपराधिक अत्याचार के रोकथाम में, ये सारे के सारे जो है अधिकारों में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा भारतीय संविधान की धारा 14 तथा 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी ऐसी धारा है जो भारतीय दंड संहिता की भारतीय संविधान की धारा 14 तथा 21 के अधीन जो है असंवैधानिक करार की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा जो है 303, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धारा समान उद्देश्य के सिद्धांत को समाहित करती है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी धारा जो है समान उद्देश्य को समाहित करती है। धारा 149, धारा 155, धारा 301 और लास्ट कह रहा है धारा 148। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, धारा 149 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोहन गुस्से में मोहन को मारने का प्रयत्न करता है। मोहन को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षक का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 97 में उसको प्राइवेट प्रतिरक्षक का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अनुसार होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन सा
दुष्प्रेरणा का प्रकार नहीं है। प्रयत्न, सहायता करना, षड्यंत्र या उकसाना। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयत्न, मतलब प्रयास करना किसी चीज़ का, यही जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दुष्प्रेरणा का प्रभाव नहीं है। और बाकी सभी के सभी सहायता करना, अगर किसी की आप दुष्प्रेरणा में सहायता करते हैं, षड्यंत्र करते हैं या किसी को उकसाते हैं, तो ये सारे के सारे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दुष्प्रेरणा के प्रकार में आते हैं, जबकि प्रयत्न करना नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंगा को परिभाषित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, दंगा को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 159 के तहत दंगा को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दुष्प्रेरणा को परिभाषित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरणा को जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में हत्या को परिभाषित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा के अंतर्गत हत्या को परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 300 के तहत हत्या के बारे में जो है प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से राज्य विद्रोह दंडनीय है। तो बताइए दोस्तों, राज्य विद्रोह में किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 124 के का के अनुसार राजद्रोह दंडनीय अपराध है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किस से संबंधित है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि 376 जो है बलात्कार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है रमेश सुरेश के घर खिड़की से घुसता है, रमेश ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है। तो ऑप्शंस कह रहा है हाउस ट्रेसपास, जिसे आप गृह अतिचार कहते हैं। दूसरा कह रहा है ट्रेसपास, तीसरा कह रहा है हाउस ब्रेकिंग अर्थात सेंधमारी, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा हाउस ब्रेकिंग अर्थात सेंधमारी का काम उसने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के घर में चोरी से घुसता है या छत से, खिड़की से, कहीं से भी घुसता है, तो उसे सेंधमारी के अंतर्गत अपराध माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो है 8 प्रकार की चोटों को जो है सम्मिलित किया गया है 320 धारा के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चोरी भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, किस धारा के अंतर्गत चोरी को जो है परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 378 के तहत चोरी को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है। तो छल की सजा का प्रावधान धारा 417 में इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 425 किसको परिभाषित करती है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 425 किसको परिभाषित करती है। ऑप्शंस कह रहा है आपराधिक न्यास भंग को, दूसरा कह रहा है आपराधिक दुर्वियोग को, तीसरा कह रहा है रिष्ट को, और लास्ट कह रहा है आपराधिक अतिचार को। तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है 425 धारा रिष्ट को परिभाषित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से लूट किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है। तो बताइए दोस्तों, लूट जो है किस धारा के अंतर्गत परिभाषित की गई है भारतीय दंड संहिता के। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 390 के तहत जो है लूट को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है बलात्कार संबंधी कानून को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था।
तो बताइए दोस्तों, बलात्कार संबंधी कानून को बदलने के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? ऑप्शंस कह रहा है वर्मा कमीशन, दूसरा कह रहा है महिला कमीशन, तीसरा कह रहा है अल्पसंख्यक कमीशन और लास्ट कह रहा है रामास्वामी कमीशन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्मा कमीशन बनाया गया था बलात्कार संबंधी कानून को बदलने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है एस वरदराज बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? तो बताइए दोस्तों, एस वरदराजन बनाम स्टेट मामला किस धारा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 362 के तहत जो है ये संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा मानहानि को परिभाषित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा है जो मानहानि को परिभाषित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 499, यही जो है मानहानि को जो है परिभाषित करती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपहरण को बताया गया है? तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा में अपहरण को परिभाषित किया गया है या उसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 362 में जो है अपहरण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महिला की लज्जा भंग करने संबंधी मामला दंडनीय है। तो बताइए दोस्तों, किसमें जो है महिला की लज्जा को भंग करने संबंधी मामला दंडनीय है? ऑप्शंस कह रहा है भारतीय दंड संहिता में, अगला कह रहा है भारतीय संविधान में, अगला कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता में और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है इसको परिभाषित किया गया है। इसका प्रावधान जो है भारतीय दंड संहिता अर्थात भारतीय आईपीसी धाराओं में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यहाँ से आपके भारतीय संविधान अर्थात पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं 25 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है इसका, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शंस कह रहा है जनता द्वारा, दूसरा कह रहा है कांग्रेस के नामांकन द्वारा, तीसरा कह रहा है राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा और लास्ट कह रहा है क्रांति सभाओं द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांति सभाओं के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा और लास्ट कह रहा है सी गोपालाचारी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही जो है संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, और ये स्थायी सदस्य थे। ठीक है, और अस्थायी सदस्य की बात करें तो अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है की गई थी और ये एक अस्थायी सदस्य थे, अभी हमने बताया। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम अधिवेशन शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था बताइए दोस्तों। ऑप्शंस कह रहा है 26 जुलाई 1946, दूसरा कह रहा है 22 जनवरी 1947, तीसरा कह रहा है 22 जनवरी 1946, अगला कह रहा है 12 फरवरी 1947। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को जो है पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है?
तो बताइए दोस्तों, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है रखा गया था। ठीक है दोस्तों, और प्रस्तावना को भारतीय संविधान सभा ने 31 दिसंबर 1946 को जो है अपनाया था। कब भैया? 31 दिसंबर 1946 को इसको अपनाया गया था। ठीक है, प्रस्तावना को तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो बताइए दोस्तों, कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? 7, 8, 11 या 15? तो राइट आंसर हो जाएगा टोटल जो है 11 अधिवेशन हुए हैं, और किसी किसी बुक में आपको 12 अधिवेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों कभी नहीं आएंगे। अगर 11 आता है ऑप्शन में तो 11 आप लगाइएगा, और 12 आता है तो आप 12 लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम मुंशी, दूसरा कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा कह रहा है BN राव, और लास्ट कह रहा है भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, या 5 दिसंबर 1950 को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन कह रहा है 14 नवंबर 1950, दूसरा कह रहा है 14 नवंबर 1946, नेक्स्ट कह रहा है 25 नवंबर 1948, और लास्ट कह रहा है 25 नवंबर 1949। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का जो है तृतीय वाचन प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भीमराव अंबेडकर द्वारा, BN राव द्वारा, KM मुंशी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा BN राव द्वारा जो है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो बताइए दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, अगला कह रहा है 15 अगस्त 1947, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि ऑप्शन कह रहा है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला कह रहा है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला कह रहा है यह एक अच्छा दिन था, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए जो है भारतीय संविधान को 26 जनवरी को जो है लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो बताइए दोस्तों, इनमें से भीमराव अंबेडकर की जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो बात करें भीमराव अंबेडकर के जन्म की, तो इनका जन्म 1891
में जो है मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ पर भैया? मध्य प्रदेश के महू में जो है इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1956 में जो है दिल्ली में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मृत्यु अगर पूछता है तो 1956 में दिल्ली में हुई थी, और जन्म पूछता है तो 1891 में मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शंस कह रहा है संविधान सभा द्वारा, दूसरा कह रहा है भारतीय संसद द्वारा, तीसरा कह रहा है ब्रिटिश संसद द्वारा, और लास्ट कह रहा है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित संविधान सभा द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, या 2 अक्टूबर को? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा जो है वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद के द्वारा जो है इसको स्थगित करने की बात की गई थी, लेकिन जो है भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको जो है बनाए रखने के समर्थन में थे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो बताइए दोस्तों, किसने जो है ये प्रस्ताव किया था कि कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शंस कह रहा है सी राजागोपालाचारी, नेक्स्ट कह रहा है आचार्य जेपी कृपलानी, अगला कह रहा है के एम मुंशी, लास्ट कह रहा है महात्मा गांधी। तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, इसको कहा गया था कि कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद भंग कर दिया जाएगा एक राजनीतिक दल के रूप में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो बताइए दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15, 12, 18 या 10? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 महिलाएं थी। क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का था? तो ये जो है आइंस्टीन के द्वारा कहे गए थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने का आंका है। यह कथन किसका है? तो बताइए दोस्तों, यह जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है आइवर जेम्स के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बताइए दोस्तों, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा कह रहा है विट्ठल भाई पटेल, और लास्ट कह रहा है राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अल्पसंख्यकों के सलाह और मौलिक अधिकारों के जो है अध्यक्ष थे इस समिति के। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे?
तो बताइए दोस्तों, इसमें जो है कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में जो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में थी? तो इसमें जो है टोटल 6 सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके आज के प्रैक्टिस सेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वही थे हमने आपके साथ कवर किया। और भैया चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे कल की क्लास में तीसरे प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।